ये है दिल्ली दर्पण। सारे पेरेंट्स को जिनके बच्चे को ऑटिज्म है या सस्पेक्टेड ऑटिज्म है कि इस बात से आप स्टिग्मा नहीं है, शाई नहीं कीजिए। तो इट इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, उनमें उनकी कोई गलती नहीं है कि पेरेंट्स अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दें कि हमारी वजह से ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है। दवाइयाँ तो इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हैं क्योंकि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ब्रेन की बनावट ही ऐसी है, तो दवाइयों से ये चेंज तो नहीं हो सकता। थेरेपी बेस्ड इंटरवेंशंस होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, पेरेंटिंग टेक्निक्स हो गए, जिस पे हमें ध्यान देना होता है। तो आज वर्ल्ड ऑटिज़म डे पर मैं खड़ा हूँ गाज़ियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में, जहाँ एक स्पेशल भारत ओलंपिक के साथ कुछ इवेंट्स भी हुए हैं। उन बच्चों को कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। और इस वक्त मैं उन डॉक्टरों की टीम के साथ खड़ा हूँ जो इस तरह के मामलों में विशेषज्ञता हासिल रखते हैं। आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे है, तो हमने अपने डिपार्टमेंट में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस के बारे में बच्चों को बुलाया और उनको जानकारी दी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को अर्ली आइडेंटिफिकेशन की पहचाने, माँ बाप पहचाने कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है क्या नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि जिनका बच्चा डिले स्पीच है, वो बोल नहीं पाता, बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाता, तो वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा बोलेगा, शायद लेट से बोलेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि देयर आर अर्ली साइंस होते हैं जिसकी जो हम बच्चे में देखें और वो हम आइडेंटिफाई करें और हम अपने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से हम लोग इवेलुएट कराएं। हमारे यशोदा मेडिसिटी में हमारी फुल टीम है। जैसे आप मेरे पास आएंगे, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स उसके पहचान के आपको चैनलाइज करूँगी हमारे साइकोलॉजिस्ट के पास। उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जल्दी रिकग्निशन कर लेंगे साइंस एंड सिम्टम्स को और उन बच्चों को थेरेपी दे पाएंगे सो दैट उनका आउटकम बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं एड्रेस करना चाहूँगी सारे पेरेंट्स को जिनके बच्चे को ऑटिज्म है या सस्पेक्टेड ऑटिज्म है कि इस बात से आप स्टिग्मा नहीं है, शाई नहीं कीजिए। तो इट इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, उनमें उनकी कोई गलती नहीं है कि पेरेंट्स अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर दें कि हमारी वजह से ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है। तो आप लुक फॉरवर्ड करें, आइए अपने डॉक्टर से मिलिए और डायग्नोज करवाइए और अर्ली थेरेपी इज़ द की। मैंने एक चीज़ और, अगर आपने कार्तिक का गाना सुना हो, जो बोल नहीं पाते ठीक से, लेकिन इतनी शानदार लय में, ताल में, कहीं भी जरा सी भी हिचक नहीं, लचक नहीं, कहीं रुकावट नहीं, तो ये कैसे संभव हो पाता है? वही मैं कह रही हूँ कि अगर हम बच्चे को डायग्नोज कर लें बिफोर 2 years ऑफ लाइफ, 2 साल से पहले, उस समय में बच्चे का ब्रेन जो है वो डेवलप हो रहा होता है। एक डेवलपिंग ब्रेन और एक डेवलप्ड ब्रेन में बहुत फ़र्क है। उसमें हम बच्चे की जो लैंग्वेज स्किल्स वाला जो सेंटर है उसको डेवलप कर पाते हैं। तो उसमें हम थेरेपी देके 1-to-1 बिहेवियरल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब करके हम उसमें ये जो स्किल्स हैं हम इम्प्लांट कर सकते हैं बच्चे में। तो लेकिन अगर बच्चा 4 साल पे, 5 साल पे, 6 साल पे आएगा तो ऑलरेडी उसका ब्रेन बन चुका है, तो वो थेरेपी बिकम्स डिफ़िकल्ट। तो ये बच्चा जिसने बहुत सुंदर गाना गाया है, तो इसकी थेरेपिस्ट को हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि उन्होंने इतना शानदार काम किया है, उसके साथ बहुत बढ़िया काम किया है और ये बच्चा पहले अर्ली प्रेजेंट किया ताकि इस पे वर्क हुआ और नाउ चाइल्ड इज़ एबल टू स्पीक सो मच। नॉर्मल हो सकते हैं, ये नियर नॉर्मल हो सकते हैं। और बेसिकली क्या है कि ये बच्चे, इनका एक स्पेक्ट्रम होता है। कुछ बच्चे ऐसे नहीं कि सब बच्चे 1 to 10 तक ख़राब होंगे, कुछ बच्चे 1-2, कुछ बच्चे 3-4, कोई बच्चे 5-6-7-8। तो हम इनको एवेल्युएट करा के कि बच्चा माइल्ड कैटेगरी में है, मॉडरेट में है, सीवियर कैटेगरी में है, उसके हिसाब से उनका 1-to-1 थेरेपी होता है। तो बेसिकली अर्ली रिकग्निशन साइंस की पेरेंट्स पहचाने की नहीं, उनको वेट नहीं करना है, घर पे नहीं बैठना है, उनको मेडिकल अटेंशन सीख करनी है, हेल्प लेनी है। और ये स्टिग्मा नहीं है क्योंकि इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। एंड हमें ऑलवेज लुक फॉरवर्ड करना है और कुछ वो नहीं करना है कि हम लोग
इस चीज़ को शाई करें, छुपाएं कि लोग क्या कहेंगे। इस चीज़ को हमने नहीं करना है। और आपके माध्यम से ये भी मैं संदेश देना चाहती हूँ कि आजकल जो मैं देख रही हूँ पोस्ट कोविड एरा में अकेली सॉलिटरी फैमिलीज़ हैं, सिंगल फैमिलीज़ हैं, हमने अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया है कि आप बैठ के देखते रहो, आप खेलो नहीं। तो हम अपने बच्चे को वर्बल ऑटिज्म ही की तरफ धकेल रहे हैं, उनमें लैंग्वेज स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती। तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दीजिए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ बात कीजिए, उनको स्टोरी टेलिंग कीजिए। हर दिन एक स्टोरी बुक लेके आइए, एक स्टोरी उनको, एक दिन मम्मी की ड्यूटी, एक दिन पिताजी की ड्यूटी कि उनको पढ़ें। और नीचे लेके जाइए, कुछ भी गार्डन पार्क जो भी हो, तो उसमें एक्टिविटी बढ़ाइए, प्ले एक्टिविटी, बातचीत करना, लोगों से मिलना जुलना, जो आजकल के हमारे मॉडर्न कंडीशन में ये बहुत कम हो गया है। तो वो मैं उनसे बोलूँ कि आप निकलिए बाहर घर से, लोगों से बात कीजिए, मिलिए, और मोबाइल को एक साइड में रख दीजिए, बिकॉज इट इज़ हार्मिंग आवर चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा। थोड़ा परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर शिफाली भाटिया, आई एम सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एंड न्यूनेटोलॉजी, यशोदा मेडिसिटी, इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद। डॉक्टर साहब, किस तरह की टिप्स देना चाहेंगे आप उन बच्चों को, जैसे कैसे पहचाने, और पहचान में आने के बाद जैसा कि बताया कि जितनी जल्दी स्टेज पर अगर ये ट्रीटमेंट शुरू कर दे फिर। सर देखिए, पहचानने के लिए तो ये है कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला था पहले कि जो अगर डेवलपमेंट जो है नॉर्मली प्रोसीड नहीं कर रही है तो वो कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, बच्चा जो है ऑटिज़म की तरफ जा रहा है। सोशल स्माइल की बात करी गई थी कि अगर बच्चा जो है माँ को देख के एक पर्टिकुलर एज तक स्माइल ना करे तो वो एक रेड फ्लैग हो सकता है। आई कांटेक्ट ना मेंटेन करे, या एक ही रिपीटेड बिहेवियर बार बार कर रहा हो जो हमें लगता है कि शायद कोई अजीब बिहेवियर कर रहा है, जैसे गोल गोल घूमना या एक ही चीज़ बार बार रिपीट करना। कई बार बच्चों में स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस भी होते हैं कि एक ही तरीके के कपड़े पहनना, एक ही रंग के कपड़े पहनना, एक ही तरीके का खाना खाना, चीज़ें की अरेंजमेंट जो है अगर वो डिस्टर्ब हो गई तो परेशान हो जाना। खेल में भी अगर जो नॉर्मली नहीं खेलते हैं, टॉयज़ को, जैसे गाड़ी हो गई तो गाड़ी को गाड़ी की तरह नहीं खेलना बट उसके टायर के साथ खेलना, उसके टेक्सचर के साथ खेलना, तो ये कुछ साइंस होते हैं जहाँ पे हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे को ऑटिस्टिक फीचर्स हों या ऑटिज़म हो। तो इलाज क्या है, मतलब क्या ट्रीटमेंट, जैसा कि बताया कि उसके साथ संवाद करना ही है, उस एनवायरनमेंट में उसको रखना है। ट्रीटमेंट में सर ऐसा है कि दवाइयाँ तो इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हैं, क्योंकि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ब्रेन की बनावट ही ऐसी है, तो दवाइयों से ये चेंज तो नहीं हो सकता है। थेरेपी बेस्ड इंटरवेंशंस होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, पेरेंटिंग टेक्निक्स हो गए, जिस पे हमें ध्यान देना होता है। हाँ, इन बच्चों में कई बार मूड डिसऑर्डर्स, मन की दिक्कतें, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, कई बार रोना, इमोशनल लेबिलिटी, ये सब हो जाती हैं। कई बार अग्रेसिव ज़्यादा हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम मेडिकेशंस का यूज़ कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ ऑटिज़म को ठीक करने के लिए एज सच कोई मेडिसिन नहीं है। वो एक मान के चलें वे ऑफ लिविंग है, जिसके अराउंड हमें एडजस्ट करना पड़ता है और बच्चों को सिखाना होता है जिस भी क्षमता में बच्चा सीख सके कि वो किस तरीके से मोर टुवर्ड्स नॉर्मलसी जा सकता है। अभी जैसा आपने कहा कि बच्चे मूडी होते हैं, ज़बरदस्ती उनसे करवाया नहीं जा सकता कुछ। अभी आपने जो बच्चा देखा कार्तिक, उसको जितनी बार गाने को उतना गाता है, खेलता है, स्केटिंग भी है, और जो ठीक से बोल नहीं पाता, लेकिन उसके बाद जब वो गाना गाता है तो बहुत शानदार सिंगर। तो ये परिवर्तन, हालांकि उनकी अपनी मेहनत है परिवार की, आप क्या सलाह देंगे ऐसे कि क्या नॉर्मल के नज़दीक हो सकते हैं? सर, जिस तरीके से बच्चे ने गाना गाया और बिहेव कर रहा है, तो मेरे ख्याल से माँ बाप जितनी मेहनत कर पा रहे हैं बच्चे पर, और बच्चा जितनी मेहनत कर पा रहा है वो ऑलरेडी कर ही रहे हैं।